नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे। वहीं इस मौके पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। तो केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। हालांकि जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस रही है। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहां पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहां के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए कई स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजाति क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है, इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनजाति समाज का वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जताई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और इसमें विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें, बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलें, इसकी सतत निगरानी की जाए। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है।
तो देहरादून में बीते दिनों हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधी इंतजामों की भी पोल खोल गया। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस की इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही है जो शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में। वहीं देहरादून में बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जिसने भी सीसीटीवी फुटेज देखे उन सभी कहीं भी ओवर स्पीड नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आखिर के 5 से 7 100 मीटर की दूरी में गाड़ी काफ़ी तेज़ रही। उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों से बातचीत के बाद ये लग रहा है कि बच्चों ने पार्टी ज़रूर की, पर अधिक ड्रिंक को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। एसएसपी ने सभी परिजनों और बच्चों से अपील की है कि ओवर स्पीड से बचें। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक के तहत ही सभी लोगों को ड्राइविंग करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी देहरादून के पुलिस कप्तान ने लोगों को आगाह किया है। देखिए, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चियों की डेथ हो गई थी, उसमें एक अभी क्रिटिकली इंजर्ड इलाजरत है वहाँ पर, और अभी उससे इसलिए बात नहीं हो पाई है कि घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो भी पुलिस ने आरटीओ द्वारा जो भी हमारा टेक्निकल मुआयना गाड़ी का हुआ हो, चाहे जो भी हमें रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसमें अभी तक यही क्लियर हो पाया, जिसमें पेरेंट्स से भी बात हुई है कि जो भी जगह पर हमने स्पॉट करी गाड़ी, वहाँ पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को देखा गया। तो अगर ये कहीं से जो भ्रांति चल रही है कि कहीं बहुत हैवीली ड्रिंक करके या ऐसे कोई गाड़ी चला रहे थे, रैश ड्राइविंग चल रही थी शहर के अंदर, तो अगर ऐसा होता तो सीसीटीवी कवरेज में भी आता, और नेचुरल सी बात है उसकी शिकायत 112 पर भी लोग कर देते हैं, कभी ऐसी चीज़ देखते हैं, तो उसको भी हमने वेरीफाई किया डेटा से कि ऐसी कोई बात शहर में उस दौरान किसी ने शिकायत करी उस गाड़ी को लेकर, या पुलिसकर्मियों ने स्पॉट किया हो, या कहीं सीसीटीवी कवरेज में इस तरह का उसका रैश ड्राइविंग करते आया हो। देखिए, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज हरिद्वार के कनखल स्थित सूरतगिरी बंगला आश्रम में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण सहित कई प्रमुख संत और विद्वान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वैदिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्राचारित करने में सहायक है। बता दें कि अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन सूरतगिरी बंगला आश्रम द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों और उपस्थित संतों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह का स्वागत करते हुए उन्हें वैदिक परंपराओं के संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उधर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना एवं उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड रिनोवेशन सहित 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि ग्रीन बिल्डिंग का कार्य देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे, और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है, और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिश से आए चाहे कुछ और हो,
उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से उपनल कर्मियों की तरफ से नियमितीकरण की मांग चली आ रही है, जहां एक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है, तो वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भी उपनल कर्मियों को एक रास्ता सुझाया था। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने, और हमारे जो अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, और उसका फल आज अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा है उस फॉर्मूले को मान ले। मगर मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैंने आज उपवास भी रखा था, फिर से ये दूसरी बार उपवास रखा। ये तो केदारनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। वहीं क्यूंजा घाटी के कढ़ारा, भणज और गबनी गांव में चुनावी नुक्कड़ सभाओं को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल योजनाएं बना रही है जो केवल कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में आपदा आई लेकिन सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बार केदारनाथ की जनता बीजेपी उसकी करतूतों की सजा देने को तैयार है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि बीजेपी राज में बाबा केदार का सोना चोरी हो गया, जगह जगह अपराधों का बोलबाला है। इस रूप से मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शांति बेला में हमारे यहाँ बैठक हुई है और उन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है। हमें विश्वास भरोसा दिलाया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और एक आक्रोश भी दिख रहा है। जनता में नाराजगी है, गुस्सा है भाजपा की जो जनविरोधी नीतियां हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की और केदारनाथ की महान जनता को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। जिन मुद्दों पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर उनको आना चाहिए थे, आज मुद्दे गायब हो चुके हैं। पलायन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जो हमारे श्री केदारनाथ जी हैं, ये उनकी भूमि है और निश्चित रूप से ये भूमि जो है भगवान की भूमि है। और भगवान की भूमि में आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपा सरकार ने भगवान के मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही, उनकी एक शाखा दिल्ली में खोलने की बात करी, तो कहीं ना कहीं जो है जब किसी आस्था के केंद्र पर बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है फिर जनता भी उसका जवाब देने को तैयार रहती है। तो आज जो है यहाँ पर मैं तो ये कह रहा हूँ केदार घाटी की संपूर्ण जनता आज धामी सरकार की इस बात से बहुत नाराज है कि वो जो है इस मंदिर को कहीं अन्यत्र ले जा रहे थे, इसकी शिला को। तो आज उस पर जो है लोगों का आक्रोश है। दूसरा जो है केदारनाथ में आपने देखा होगा कि सोना चोरी होने की घटना हुई। जब ये लोग भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ने से देखा होगा कि जिस तरह से लोग केदारनाथ से जो यहाँ से सोना चोरी हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोगों की भारी नाराजगी है। सारे लोग विकास की ओर ही जाना चाहेंगे, जहाँ से उनको विकास मिले और रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार यहाँ पे मेन मुद्दा है। इतने जवान युवा हैं जो वो सारे बेरोजगारी के चक्कर में घर पे बैठे हैं। उन्हें रोजगार देना ही, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उनको रोजगार देना जरूरी है। हमें उनका सम्मान करना था, जो कि यहाँ पे हर माता और बहनों ने अपना कर्तव्य निभाया है, उनका सम्मान किया है। उधर बीजेपी विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल यानी कि शिष्टाचार
आचार एवं व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती तब तक वो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल नियमावली बनाई जाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस की रैतिक परेड के दिन पुलिस लाइन में अग्रिम पंक्ति में सीट न मिलने पर विधायक चमोली नाराज हो गए थे। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूँ, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती है, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भी होती है। उधर काशीपुर में उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्र ने क्षेत्र की जनता की फरियाद सुनी, जिसमें एक महिला ने एसएसपी की शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए युवती और उसकी सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि मामले का अतिशीघ्र खुलासा किया जाए, जिस पर पुलिस ने एसओजी और पुलिस टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि मंगलवार का दिन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काशीपुर एएसपी ऑफिस में सुनवाई के लिए नियत किया गया है। वहां पे विभिन्न फरियादियों के द्वारा अलग अलग प्रकरणों में अपनी फरियाद रखी गई थी। उसी में एक पीड़िता द्वारा अपना एक प्रकरण बताया गया था कि उसमें एक लड़का जो कि मैट्रिमोनियल साइट पे उससे सबसे पहले दोस्ती करता है, उसके बाद से उसको शादी का झांसा देता है और वो अपना परिचय ये देता है कि वह फार्मासिस्ट के पद पे है सरकारी अस्पताल हल्द्वानी में और उसकी ऊंची लेवल पे जान पहचान है। उसने अपना भी जो नियुक्ति है वो इसी माध्यम से कराई है, तो तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो तो मैं तुम्हारी भी सरकारी नौकरी दिला दूंगा। इस पे जो हमारी फरियादनी है, जो पीड़िता, वो विश्वास करती है और अपने पास से लोगों से कर्ज लेकर के जो अपने पास जमा पूंजी थी वो लगभग 3.5 लाख रुपए और इसी तरीके से लगभग 5.5 लाख रुपए के करीब में वो अपनी एक देहरादून कोई लड़की है उसके माध्यम से इसको दिलाई। इस तरह से ये 8,57,000 रुपए ले लेता है और लेने के बाद यह व्यक्ति उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल देता है, उनके फोन नहीं उठाता। उधर हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उस गिरोह का हिस्सा हैं जो लंबे समय से हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में खैर के पेड़ों का अवैध कटान कर रहे थे। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में अहम जानकारी मिली है। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रभागीय वन अधिकारी महोदय और हमारी उप प्रभागीय वन अधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ विभिन्न रेंजों में टीमों का गठन किया गया था और साथ में हमारे द्वारा 9 नवंबर को यहाँ पे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश कराया गया है और इसमें हमारे द्वारा बिजनौर रेंज, साथ में क्षेत्र अधिकारी लक्सर मैडम का भी साथ लिया गया इसमें पूरे प्रकरण में और साथ में 2 बंदों को गिरफ्तार करा गया है। एक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करा गया है आपका दापकी कला गाँव से और एक अभियुक्त जो है बिजनौर की निजाकतपुर से। उधर उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद के उडरी गांव के लोगों ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत ग्राम वासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। ग्राम प्रधान और ग्राम वासियों ने एक बैठक का आयोजन कर शादी विवाह आदि कार्यक्रम में शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया, जिसके अंतर्गत कोई भी परिवार या व्यक्ति कोई भी समारोह कार्यक्रम में शराब नहीं वितरित करेगा। अगर किसी भी कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिलती है तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा।
साथ ही उस परिवार पर 50,000 रुपये का जुर्माना दंड के रूप में लगाया जाएगा। आज हमारी ग्राम सभा में एक खुली बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम ग्राम सभा में पूर्ण रूप से शराब नशा मुक्त रहेंगे। हमारे ग्राम सभा में कोई भी सामूहिक कार्य होगा, जैसे शादी, मेहंदी या चूड़ाकर्म या किसी का लेंटर हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें पूर्ण रूप से गांव में शराब प्रतिबंध रहेगी। वहीं कोहरे के कारण हरिद्वार देहरादून हाईवे सहित शहर की अन्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। कुछ स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। मौसम में ठंड और बढ़ने के कारण सुबह काम पर जाने वाले लोग और स्कूली बच्चे ठिठुरते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज घने कोहरे ने हालत और भी ज़्यादा कठिन बना दिया है। वहीं कोहरे और ठंड का असर बाजारों में भी दिखाई दिया, जहां लोग देर से पहुंचे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। धुंध जो बढ़ रही है उससे बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, और जो ये गाड़ी चलाते हैं, बाइक, ट्रक, कार, इन सबको और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। हाँ, पर फिर भी ये है ना कि धुंध ना लाइट में भी कभी कभी दिखाई नहीं देती है, इस वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में फरासू के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में 2 लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत एसडीआरएफ टीम मौके पर रवाना हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था और फरासू के पास अनियंत्रित होकर सड़क से 50 मीटर नीचे गहरी खाई में पलट गया। वाहन में सवार एक महिला और एक युवक बुरी तरह से फंसे हुए थे। घटनास्थल पर पहुंचते ही एसडीआरएफ टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू शुरू किया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल दिखने जा रहा है। हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत एक प्रयास के तहत अल्मोड़ा जिले की ग्राम पंचायत बसई में वनाग्नि सुरक्षा को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। प्रभागीय वन अधिकारी दीपक सिंह, उप प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन पर बसई में स्थानीय ग्रामीणों के साथ जन जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान लोगों को बताया गया कि जंगल में जलती बीड़ी, सिगरेट आदि न डालें। साथ ही ग्रामीणों को जंगलों में आग लगने से होने वाले दुष्प्रभावों की वैज्ञानिक जानकारियों के बारे में भी बताया गया। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो वनाग्नि को रोकने में उनकी मदद करें। उधर क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी दी कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें क्षेत्र में निरंतर अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। रश्मि पंत ने बताया कि विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर न केवल चालान काटने तक सीमित है, बल्कि जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो देहरादून में हादसा हुआ, जिसमें हमारे 6 युवा बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि किस तरीके से हम बहुत सेफ गाड़ी और बहुत अच्छी सड़कों के होने के बावजूद भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, अगर हम अपने वाहन को चलाते हुए सावधानी नहीं बरत रहे। तो इस दुर्घटना के बाद हम लोग लगातार हरिद्वार में भी ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस के वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे 6 टीम्स के साथ हमने एक अभियान चलाया था। उसमें हमने 295 गाड़ियों के चालान करे हैं, 17 गाड़ियों को सीज भी किया है, और इसके अलावा हमारा ये अभियान लगातार चल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।